हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन, और जिसके अंतर्गत कल की क्लास में हम लोगों ने दोस्तों मानसून पढ़ा था और बहुत ही अच्छी तरीके से मानसून को कवर किया कि कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है और किन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा कराता है। साथ ही साथ लौटते हुए मानसून से किस प्रकार बंगाल की खाड़ी से वाष्प लेकर आर्द्रता लेते हुए अक्टूबर नवंबर के महीने में तमिलनाडु में बारिश कराता हुआ हमारा मानसून बाहर निकल जाता है, और किस प्रकार से धान की खरीफ फसल की खेती रबी के मौसम में तमिलनाडु में होती है। तो इन सभी पर हम लोगों ने डिस्कस किया डिटेल से, और लगातार आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस मिलती रहेंगी। और अब साथ ही साथ मैंने बायोलॉजी को भी शुरू कर दिया है, तो उसे भी जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आप जाइए, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इनकी भी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। तो चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और टेस्ट सीरीज की अपडेट के लिए या फिर नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए या किसी भी प्रकार के डाउट को क्लियर करने के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहां पर सभी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, और आज हमारा चैप्टर रहेगा दोस्तों वर्षा। क्योंकि हम लोगों ने कल कवर किया मानसून को, तो मानसून के साथ आज हम वर्षा का प्रतिरूप देखेंगे कि भारत में किस किस क्षेत्र में और किन महीनों में बारिश होती है। आपके यूपी में वर्षा के लिए मानसून का कब आगमन होता है, और यूपी के किन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, किन क्षेत्रों में कम होती है। उस आधार पे हम चेक करेंगे कि कहां कहां पर किस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जिससे आपके जो भी एमसीक्यूज बन सकेंगे वो सभी के सभी सही हो जाएंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वहां से क्वेरी करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। भाई, जून में मौसम प्रवेश करता है, मानसून प्रवेश करता है, 1 जून को प्रवेश करता है केरल के तट पर टकरा के। और कैसे प्रवेश करता है, कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है, इसमें जेट स्ट्रीम का क्या रोल होता है, और साथ ही साथ ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसकी क्या उपयोगिता होती है, ये सभी चीज समझने के लिए आप कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 20 को। जब संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावी हो जाता है, तो इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना लो प्रेशर का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। अब आपको कुछ चीजें काल्पनिक लग रही होंगी या नहीं समझ में आ रही होंगी, तो चलिए हम मैप के साथ तैयारी करते हैं। तो यहां पर हम समझते हैं कि जब भी भारत में, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं इस इमेज को मैप की, आप यहां पर इस तरीके से देखिए भारत को, और यहां पर जब दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में प्रवेश होता है केरल के तट से होते हुए पश्चिमी घाट पर टकराते हुए, तो आप देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में जो पश्चिमी भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत, यानी ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, गुजरात आ जाता है थोड़ा बहुत, तो यहां पर दोस्तों बन जाता है लो प्रेशर, यानी कि निम्न वायुदाब बनता है, और ये बहुत ही तीव्र और व्यवस्थित हो जाता है। और इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती हैं। इट मींस कि कैसे आप इस चीज को समझेंगे, तो जैसे आप देखेंगे, यहां पर छोटा कर लेता हूं मैं समझाने के लिए आपको, कि यहां पर आप देखेंगे कि 0 डिग्री के नीचे यानी मकर रेखा के पास से जो हवाएं चल रही होती हैं, वो ऊपर आकर दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर अर्थात 0 डिग्री की ओर जो हवाएं आ रही होती हैं, ये भारत की ओर आकृष्ट हो जाती हैं। यानी 0 डिग्री को क्रॉस करके क्या करती हैं, ये भारत की ओर आकृष्ट हो जाती हैं। किधर प्रवेश करती हैं, भारत की ओर, और ये हमारा भारत का हिस्सा है। तो कैसे प्रवेश कर गई, क्योंकि लो प्रेशर यहां पर क्रिएट था, और इसने इन हवाओं को मजबूर कर दिया कि 0 डिग्री को आप क्रॉस करके हमारी ओर आकृष्ट हो। तो भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक ये प्रसारित हो जाती हैं। तो कहां कहां प्रसारित हो जाती हैं, अरब सागर तक पूरा का पूरा प्रसारित हो जाती हैं। तो यहां पर ये हवाएं 0 डिग्री से क्रॉस करके क्या होता है, ऐसे ऐसे आ रही होती हैं, और ऐसे आने के बाद ये तुरंत भारत की ओर मुड़ जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत में लो प्रेशर का विकास देखने को मिलता है, और समुद्री भागों से आने के कारण इनमें आर्द्रता से परिपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इसमें वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। बारिश तभी होगी जब हवाओं में वाष्प की मात्रा होगी, जब उस बारिश मतलब हवाओं में नमी होगी, तभी तो जब वो पश्चिमी घाट के पर्वतों से, यहाँ पे पश्चिमी घाट के पर्वतों से टकराती है, तो हवाएं क्या करती हैं, अपनी नमी को छोड़ देती हैं, रिलीज कर देती हैं, और वही नमी क्या होती है, बारिश के रूप में जो है कि पश्चिमी घाट पर सबसे अधिक मात्रा में हमें देखने को
मिलती है पश्चिमी घाट पर। और इसी की वजह से ये जो पवनें हैं, भारतीय परिसंचरण जो सर्कुलेशन सिस्टम है, इससे घिरकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। दो शाखाओं में कैसे? एक शाखा तो आपकी चली जाती है प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ती है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें, और जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं, यानी एक शाखा तो ये होती है जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये स्थलीय भागों में प्रवेश करती है, और दूसरी एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल की तरफ से प्रवेश करती है, और ये चली जाती है आपकी मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में जाके ऊपर टकरा जाती है। आगे देखते हैं, इसी के बाद ये जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती है तो प्रचंड गर्जन और त्वरित झंझावात के साथ घनघोर वर्षा करती है। कहां पर करती है? यहां पर पश्चिमी घाट पर टकराने के बाद बहुत ही घनघोर वर्षा करती है इस एरिया में। और इस प्रकार पवनों के आगमन और उससे होने वाली वर्षा को हम मानसून का फूटना या टूटना कहते हैं। यानी अचानक से मानसून बहुत तेजी से जो है कि वर्षा करता है, और इस समय पवनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है, और ये एक महीने के भीतर संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाती है। कि किस तरीके से प्रभावी हो जाती है? 1 जून को यहाँ टकराती है, फिर 5 जून को यहाँ टकराती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर इसी तरीके से आपकी यहाँ टकरा के, फिर यहाँ से टकरा के पूरे यूपी में आ जाती है 15 जून तक, फिर यहाँ पर टकरा के ऐसे करके निकल जाती है, अरावली के समानांतर निकलती हैं। ये सभी चीजें हमने कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। मौसम विभाग के अनुसार 2021 के आंकड़ों के अनुसार बताया गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि जून से सितंबर तक रहता है, मुख्य रूप से भारत में 874.5 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का लगभग 99% है। इट मीन्स हमने जो कल पढ़ा भी था कि लगभग 75% से अधिक वर्षा जो हमें प्राप्त होती है वो इसी दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से ही प्राप्त होती है। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भारत में वर्षा का औसत जो है कि वार्षिक रूप दिखा रखा है। तो सबसे अधिक जो वर्षा हो रही है वो आप देखेंगे कि इन दो क्षेत्रों में, यहाँ देखिए डार्क स्पॉट क्या बता रहा है? ओवर 400, इट मीन्स कि 400 मिलीलीटर से भी ज्यादा बारिश हो जाती है। और ये जो डार्क एरिया है आप देखोगे कि पश्चिमी घाट से, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर पश्चिमी घाट से टकराता है और इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा करता है। और इसकी जो दूसरी शाखा होती है वो चली जाती है बंगाल की खाड़ी से टकराते हुए, कहां पर? वो चली जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी से टकराते हुए इन क्षेत्रों में, सिक्किम में, मेघालय में, असम में, मिजोरम में, नागालैंड में, और यहीं पे आपका चेरापूंजी होता है, या मासिन राम भी आप इसे कह सकते हो, दूसरा नाम, यानी दो अलग अलग क्षेत्र है। तो यहाँ पर वर्षा सबसे अधिक देखने को आपको मिलती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पर हवाएं जाकर टकराती हैं और अपनी नमी को रिलीज कर देती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देख लेते हैं अब यहीं पर कि वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। भाई जब ये हवाएं इधर से प्रवेश कर रही हैं दक्षिण पश्चिम से, तो ये जा किधर रही हैं? ऊपर ही तो जा रही हैं, उत्तर पूर्व में जा रही है कि नहीं जा रही है? इसी को तो हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रवाहित होने लगती हैं। कैसे होने लगती हैं? आप इसको देखिए, यहाँ पर, यहाँ आप देखोगे कि हिमालय की श्रृंखला है, ये हिमालय की श्रृंखला है दोस्तों। तो जब ये हवाएं यहाँ से प्रवेश करके हिमालय से जाकर सीधे टकरा जाती हैं तो इनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये म्यांमार की तरफ भागे या फिर ये पश्चिम बंगाल होते हुए यूपी, बिहार, दिल्ली की तरफ ये बारिश कराते हुए आगे बढ़ती हैं। तो इसीलिए लिखा है कि उत्तर पूर्व में तो जाती ही जाती हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, साथ ही गंगा के मैदान में ये दक्षिण पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती हैं इस तरफ से। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, यानी मानसून की वापसी शुरू हो जाती है, जिस कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना शुरू हो जाता है। और ये कैसे खिसकता है, कैसे बढ़ता है, ये सभी चीजें मैंने कल की क्लास में डिस्कस की है। और इसी क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु में, विशेषतः चेन्नई में वर्षा कराती है। तो कैसे होता है दोस्तों? जब आप देखेंगे इस चीज को कि जब सितंबर के महीने में यहां से जो है कि हवाएं वापस चलनी शुरू हो जाती हैं और इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में ये नमी ग्रहण करके पहाड़ों से टकराते हुए ये कुछ इस डायरेक्शन में आती हैं। और इस डायरेक्शन में आने के पीछे एक रीजन और है, क्योंकि आपको पता है कि 0 डिग्री से लेके
30 डिग्री के बीच में जो व्यापारिक पवन होती है उनकी दिशा कुछ इसी तरीके से होती है, और इस तरीके से ये तमिलनाडु के ग्रीन वाले पार्ट में सबसे अधिक वर्षा कराने लगती हैं। इसीलिए कहते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा 50 to 60% प्राप्त होती है, और इसी समय धान की खेती भी की जाती है, जो कि आपका अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आप अगर उत्तर प्रदेश या बिहार या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में रहते होंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जून जुलाई में हम लोग बारिश होने के बाद धान की खेती करते हैं, क्योंकि धान की खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन तमिलनाडु में कब हो रही है? जाड़े के समय हो रही है, अक्टूबर नवंबर में, जब हम गेहूं की खेती कर रहे होते हैं अपने यहाँ। तो इसी वजह से कर रहे होते हैं हम तमिलनाडु में धान की खेती। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है। इसको शॉर्ट में समझिए, क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर कि पश्चिमी घाट जो है कि सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि जब यहाँ पर हवाएं टकराती हैं तो सबसे अधिक इन क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। साथ ही साथ क्या लिखा है? पूर्वी हिमालय। ये तो हो गया आपका वेस्ट हिमालय, और ये हो गया आपका ईस्ट हिमालय। तो यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जो हवाएं जा रही होती हैं और ये जाके सीधे नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, आसाम यहाँ पर टकराती हैं, तो इन क्षेत्रों में भी आपको बारिश देखने को मिलती है। लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। फिर भी दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। मासिनराम, जो कि मेघालय में ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह यानी लद्दाख है, जो कि अब लद्दाख यूनियन टेरिटरीज का हिस्सा हो चुका है, और यहाँ पर केवल और केवल 4 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा देखने को मिलती है। और ये लेह वाला पार्ट कहाँ पे दोस्तों? ये वाला हिस्सा है, जहाँ पर किसी भी प्रकार से मानसून पहुंच ही नहीं पाता है, ना इधर से पहुंचता है और ना ही यहाँ से टकराने के बाद किसी भी तरीके से नहीं पहुंच पाता, बल्कि यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ जो जाड़ों में उत्पन्न होता है उनकी वजह से थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। फिर आगे देख लेते हैं अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ नाम दिए हुए जो मैचिंग करने के लिए आते हैं कि आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल से होने वाली मानसून वर्षा, मानसून से पहले की वर्षा फुहार होती है, जो आम के फलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, आम के फसल के लिए। और यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है, और इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं हैं और आम की फसल अच्छी होती है। और 2021 में बताया गया कि भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा 1236 मिलीमीटर के लगभग प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर ये सारी चीज समझ में आ गई। अब चलते हम एमसीक्यूज सेक्शन पर और देखते हैं इसको एमसीक्यूज पे, ताकि मैपिंग पर भी हम समझ सकें। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून, या वापस होते मानसून, या संवहनिक वर्षा से। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 90% से अधिक जो है कि लगभग वर्षा प्राप्त होती है, और लगभग कितनी 1236 मिलीमीटर जो है कि वर्षा प्राप्त हुई है। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं इसी पर हम। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। आपको क्या लगेगा? उत्तर पूर्व में तो असम आता है, मेघालय आता है, असम लगा देंगे फटाफट। लेकिन फोकस करिए उत्तर पूर्वी मानसून दोस्तों। जब मानसून यहाँ से निवर्तन हो रहा होता है सितंबर अक्टूबर में, और ये लौट रहा होता है, तो इसकी डायरेक्शन आप देखोगे उत्तर पूर्व से होकर आ रही है, तो ये तमिलनाडु सबसे अधिक वर्षा ग्रहण करता है। तो इसलिए सी ऑप्शन आपको लगाना है, न कि ए ऑप्शन। तो यहाँ समझ लेते हैं व्याख्या को भी। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, और ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु के मुख्य रूप से चेन्नई में वर्षा कराती है, जो कि 50 to 60% वर्षा इसी से प्राप्त होती है इसको। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है? तो आप देखोगे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सिक्किम हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन मेघालय होता तो उसे हम मानते। तो आप कहेंगे सर अरुणाचल क्यों नहीं, केरल क्यों नहीं माना आपने? तो दोस्तों केरल का हिस्सा बहुत छोटा सा है, और यहाँ से टकराने के बाद ये फिर आगे बढ़ जाती है, इसमें रुकती नहीं है, जम्मू कश्मीर में जाता नहीं है।
अरुणाचल प्रदेश के इस रीजन में वर्षा न मिलकर बल्कि इस तरीके से आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए हम सिक्किम की ओर प्रवेश कर जाते हैं, भूटान सिक्किम की ओर, तो यहां पर हमें वर्षा देखने को ज्यादा मिल जाती है। चलिए इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न दे रहा है, नीचे स्थानों के 2 युग्म दिए हैं, ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक होता है। तो आप देखोगे बेंगलुरु और चेन्नई दोनों ही लगभग तट पे हैं। चेन्नई आपका तमिलनाडु के तट पे, बेंगलुरु आपके कर्नाटक में तट से दूर है, लेकिन पश्चिमी जो घाट से वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो दोनों को अच्छी वर्षा प्राप्त हो जाती है। मुंबई भी तट पर है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के तट पर है, यहाँ दोनों जगह बारिश अच्छी होती है। नागपुर और कोलकाता दोनों में बारिश अच्छी होती है, लेकिन अजमेर और शिलांग की बात करेंगे तो ये दोनों ही अक्षांश एक ही है। शिलांग आपका यहाँ पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में और अजमेर आपका राजस्थान में पड़ेगा, एक ही अक्षांश रेखा पर है, लेकिन इसमें जल्दी बारिश होती है और इसमें ज्यादा बारिश होती है, जबकि अजमेर में बारिश की मात्रा न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक अंतर देखने को मिलता है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है, इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस तक है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो चेन्नई के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में? चेन्नई के बारे में। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? तो यहां आप देखेंगे कि मौसम विभाग ने जो हमें आंकड़े दिए हैं कि चेन्नई का जो औसत तापमान सर्दियों में तो रहता है 24 डिग्री सेल्सियस और गर्मी में रहता है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा यहाँ पे 60 से 70 सेंटीमीटर, क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु का पार्ट है और तमिलनाडु में 60 से 70% जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। और यहाँ वर्ष भर तापमान का औसत लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्रतिदिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान में जो अंतर आता है वो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक का आ जाता है। तो इसलिए ये चेन्नई के बारे में बात की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है? तो भाई सामान्य वर्षा का मतलब क्या होगा कि कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होगी, कहाँ सबसे कम होगी? तो कोच्चि यानी केरल के तट पर है तो यहाँ पे वर्षा अच्छी मिलेगी। फिर उसके बाद कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल तटीय क्षेत्र है, फिर अंदर एंट्री करेंगे बिहार में, और फिर सबसे लास्ट में आपको दिल्ली देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा संबंधित है, तो ये आमों की फसल से, न कि आम की बौछार नहीं, टपकना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब यहां पर आप कहोगे सर बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, ये वर्षा होती जरूर है लेकिन बिहार और बंगाल में कभी इतनी जल्दी बारिश नहीं होती है, इसलिए ये आम की फसल से संबंधित प्रश्न था। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा, इसकी व्याख्या देखिए कि आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून से पहले की जो वर्षा फुहार होती है उससे संबंधित है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। और यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है, और इस वर्षा से आम्र की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं, इसलिए फसल अच्छी हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ पर होता है? तो लेह लद्दाख में होता है। और मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा चेरापूंजी या मौसिन राम, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन अब मेरा प्रश्न आप लोग सुनिएगा और उसका आंसर दीजिएगा कि यूपी में मैक्सिमम बारिश कहाँ पर होती है सर्वाधिक, और यूपी में ही मिनिमम बारिश सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो ये हो गया लेह लद्दाख के अंतर्गत आता है। चेरापूंजी अवस्थित है, ये मेघालय राज्य में स्थित है। और मौसिन राम जो कि पहले विश्व में मतलब मौसिन राम जब तक नहीं था तब तक चेरापूंजी था जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती थी, लेकिन अब मौसिन राम में हो रही है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो देखोगे आप पश्चिमी घाट में होती है, हिमालयी क्षेत्र में होती है और मेघालय में होती है। तो इसका रीजन हम लोगों ने पहले ही इसको समझ लिया एक्सप्लेनेशन में, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, क्यों? क्योंकि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, क्योंकि हम लोग कोई भी वाटर कंजर्वेशन नहीं करते, इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट या इन्वायरमेंट के टॉपिक में समझाया जाता है कि जल का संरक्षण करना चाहिए। जितनी भी बारिश हो रही है उसके पानी को स्टोर करिए, चाहे तो तालाब खुदवा कर करिए, कुआं खुदवा कर करिए, ताकि भूमि के अंदर जल की मात्रा बढ़े और हमें भूमिगत जल के संकट का सामना न करना पड़े। तो पहली चीज।
वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, क्योंकि हमारा जो भारत का अधिकतम क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय जोन में आता है। इट मीन्स कि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में। आप देख लीजिए, भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से, और ऊपर जाते जाते 30 डिग्री तक लगभग मैक्सिमम हिस्सा है जहां पे बारिश होती है, और वहां पे भाप बनकर उड़ जाता है धूप की वजह से। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, यानी ये आप देखोगे कि लगभग जुलाई और अगस्त यही 2 महीने होते हैं जहां पर वर्षा होती है। नहीं तो लोग कहते हैं कि भाई सावन का मौसम चल रहा है और सावन में भला वर्षा ना हो, महादेव खुश नहीं होते हैं। तो यही 2 महीने जिसमें वर्षा खूब होती है, बाकी फिर बाकी महीनों में तो वर्षा होती नहीं है। तो ये तीनों ही कारण है जिसकी वजह से भारत को प्यासी धरती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? मतलब हम कम पैसा लगाएं और बेनिफिट अधिक मिले, तो वर्षा के जल का संचयन करना। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको एक गड्ढा खोद देना है, थोड़ी सी लागत आएगी, या फिर जगह जगह छोटे छोटे कुएं खोद दीजिए, या कोई नहर टाइप का बनवा दीजिए जिसमें ये पानी अधिक से अधिक स्टोर हो सके। अब हम यहाँ देखेंगे कि जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा जल का संचय आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक एवं बांध बनाकर किया जा सकता है। इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी राज्य है, और इस प्रकार वर्षा के जल का संचय जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है, अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? यानी कि 200 मिलीमीटर से अधिक की भी आप मान सकते हो। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अब यहां पर आप देखोगे कि केरल और कर्नाटक तो है आपके पश्चिमी घाट के हिस्से, लेकिन तमिलनाडु है आपका पूर्वी घाट का हिस्सा, जहां पे नॉर्थ ईस्ट से आने वाली वर्षा होती है, और यहाँ पे वेस्ट जो दक्षिण पश्चिम होती है, वेस्ट साउथ, यहां से वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन होगा नहीं। और आगे देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम, मणिपुर और त्रिपुरा। अब यहां पर आप देखोगे बी कह रहा है, जरा एक बार नजर दौड़ाते हैं कि क्यों ऐसा कह रहा है। अच्छा, यहां पर देखिए छोटी सी गलती हो गई दोस्तों, कि ये 200 मिलीलीटर कह रहा है मेरे दोस्तों। क्या कह रहा है? 200 मिलीलीटर। इट मीन्स कि क्या हो गया, जब इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20 सेंटीमीटर हुआ, और ये तो सही ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही इतनी कम वर्षा होती है। जबकि आप केरल में देखोगे, कर्नाटक में देखोगे तो लगभग आपको 150 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिल जाएगी। यानी सेंटीमीटर में तो सबसे अधिक वर्षा आपको इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। पश्चिमी घाट में तो आपको 250 सेंटीमीटर तक देखने को मिल सकती है। तो 200 ml का मतलब है 20 सेंटीमीटर। तो ये जम्मू कश्मीर ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर हम अगले प्रश्न को देखते हैं, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, क्योंकि जैसे जैसे भारत के अंदर ये प्रवेश करता जाता है मानसून, तो ऐसे करके झारखंड की तरफ पहुंच जाता है। फिर यहाँ पे चित्रकारी दी हुई है। तो अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो भाई जब पुष्कर की पहाड़ियों में होगी तो सबसे अधिक बाढ़ जो आएगी वो बलोतरा में आएगी। कहां पर? बलोतरा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको देखते हैं हम लोग। भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 24 घंटे में लगभग 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। 2.5 मिलीमीटर का मतलब हो गया कि लगभग आपका 2 सेंटीमीटर से भी कम हो गया। तो इतनी ऊपर जब वर्षा होती है तब यह माना जाता है कि भाई ये वर्षा का दिन चल रहा है, ऐसा मौसम विभाग के द्वारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा क्या होगी? घटती हुई मिलेगी। आप कह सकते हो बिल्कुल, क्योंकि गंगा के मैदान में आप पश्चिम बंगाल से अगर बिहार और बिहार से यूपी, यूपी से दिल्ली की तरफ चलोगे तो वर्षा घटते हुए मिलेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूरब से पश्चिम की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? घटती हुई जाएगी, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली वर्षा थी जब वो इधर घूमती है पश्चिम साइड में तो वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती मिलेगी। मतलब जो आर्द्रताधारी मानसूनी पवन वो और ऊपर उठती हुई जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश कम देखने को मिलती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं और एक दूसरे की यहाँ पर व्याख्या भी कर रहे हैं।
तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी ली। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे जलवायु परिस्थितियां और इनके कारण। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे जो जलवायु की परिस्थितियां हैं वो किस वजह से होती है। तो देखिए, कोलकाता की अपेक्षा अगर हम बात करें, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म होता है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सीधे अक्षांशीय विस्तार की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि कोलकाता अगर आपका कुछ इस अक्षांश पे पश्चिम बंगाल के पास, तो चेन्नई आपका कहाँ पे? यहाँ पर है नीचे की ओर, और 0 डिग्री कहाँ पर है? यहाँ है। तो जो 0 डिग्री से ज्यादा निकट रहेगा वो क्या होगा? ज्यादा हॉट होगा, और जो 0 डिग्री से ज्यादा दूर होगा वो क्या होगा? कम हॉट होगा। कैसा होगा? वो कम हॉट होगा, ठीक है, कम गर्म होगा। तो इसलिए चेन्नई जो है कि गर्म होगा। हिमालय में जो हिमपात होता है वो तुंगता की वजह से होता है, और पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर जाते समय वर्षा कम होती जाती है। कौन सी वर्षा कम होती जाएगी? समुद्र से दूरी की वजह से। समुद्र से जैसे जैसे दूरी घटती जाएगी वैसे वैसे वायु में आर्द्रता की मात्रा कम होती जाएगी और वर्षा कम होती जाएगी। और सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में जो कुछ वर्षा होती है वो पश्चिमी दाब होता है, जिसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, जो कि आपका भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवातों की वजह से होती है। तो यहां तक ये चीज समझ में आ गई आपको। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह क्या है? तो आप देखोगे यहाँ पे कि मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना, जो कि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल के ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह होता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है, कितने जिलों में है? तो देखिए, जिस समय इसको शुरू किया गया था तब का आंकड़ा कुछ और था, लेकिन अब अगर हम देखें तो वर्तमान में, हालांकि इसको अभी भी 21 जिलों में शुरू किया गया है। अगर इसके बारे में हम पढ़ें कि मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के राज्यों में 1977-78 में इसको प्रारंभ किया गया था। 95-96 में इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी सम्मिलित हो गए। वर्तमान में यह कार्यक्रम देश के कुल लगभग 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा है। 1994-95 तक यह कार्यक्रम 5 राज्यों के 21 जिले के 131 ब्लॉकों में किया जा रहा है। तो प्रश्न के हिसाब से जब अगर उत्तर देखोगे तो आप 21 जिले हो जाएंगे, लेकिन आज के हिसाब से अगर हम देखें तो 40 जिले हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि जितने भी नदी तंत्र हैं उनका पर्याप्त विकास नहीं किया गया है। भारत में अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। कह सकते हो कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन्हीं 4 महीनों में ही वर्षा होती है, जिसकी वजह से हम अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास नहीं कर सके हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तथा भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है, और अधिकांश समय तक मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल का अभाव रहता है, जिससे अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है, और इस वजह से दोनों चीजें यहाँ पे सही है। चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी स्थित है कौन सी? खासी पहाड़ियों में। हालांकि गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों ही पहाड़ियां मेघालय में है, लेकिन खासी पहाड़ी पर जो है कि चेरापूंजी स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में, क्योंकि ये पड़ जाता है आपका कुछ इस जगह पे तमिलनाडु के तट पे, और यहाँ पे जो वर्षा होती है दोस्तों वो होती है नॉर्थ ईस्ट वर्षा, उत्तर पूर्वी वर्षा जो है कि यहाँ पे ज्यादा होती है, न कि यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून से इस पे वर्षा सबसे कम होती है। अब हमारा अगला चैप्टर इसी में शीतकालीन वर्षा, जो कि आपको जनवरी, दिसंबर, फरवरी के महीने में आपको वर्षा देखने को मिलती है। तो आप कहते हैं कि सर बारिश का मौसम तो खत्म हो गया, फिर ये वर्षा कहाँ से हो रही है? तो इसी पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसका संबंध हमारे भारत से न होके यूरोपीय महाद्वीप, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, काला सागर, इनसे संबंधित है, और जिनकी हवाएं जब हमारे भारत में प्रवेश करती है मध्य पश्चिम एशियाई को क्रॉस करते हुए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए भारत के पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पर आपको ठंडी में वर्षा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सर्दियों का तापमान बढ़ जाता है। इट मीन्स कि सर्दी और तेजी से बढ़ जाती है। तो अब आपको एक समझ में आ गया होगा चीजें। तो यहाँ पर हम समझते हैं
कि भारत में शीतकालीन जो मानसून पवनें स्थले जो है स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। सामान्यतः वर्षा नहीं करती हैं शीतकाल में, लेकिन अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। यह माना जाता है अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में ही शीत वर्षा मतलब शीत ऋतु में वर्षा होती है। और कहाँ कहाँ होती है अगर आप देखोगे मुख्य रूप से, तो ये वो कुछ क्षेत्र हैं, ये वाले कुछ क्षेत्र हैं जहां पर ये वर्षा शीतकालीन समय में थोड़ी ज्यादा होती है। इन क्षेत्रों में आप इन्हीं क्षेत्रों में देखोगे कि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है। बारिश तो कैसे होती है? तो पहला इसका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, दिल्ली आएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होती है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत यानी इन्हीं सब क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर होता है, यानी कि जो पवनें होती हैं वो सितंबर अक्टूबर में किधर से चलती हैं? कुछ इस तरीके से चलती है ना कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र से, यानी कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से निकलकर वो पूरब की ओर चलने लगती हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल इनकी ओर चलती हैं एवं भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होने लगती है, जिसमें हमारा तमिलनाडु भी आता है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होने लगती है और भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवनें होती हैं। जो आपकी पछुआ पवन यानी कि 30 से 60 डिग्री के बीच में जो जेट स्ट्रीम चलती है हमारे भारत के ऊपर, वो धीरे धीरे भारत के हिमालयी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। यह अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि में गेहूं, चना, सरसों आदि रबी की फसलों में सहायक हो जाती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावठ कहा जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत फेमस होती है। कहा जाता है, जो लोग राजस्थान के होंगे वो जानते होंगे कि कपास की खेती के लिए मावठ की जो वर्षा होती है वो कितनी हेल्पफुल होती है। इट मीन्स सर्दियों में जो बारिश होती है राजस्थान में, वो वहां की कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा के ऊपर इन पे हिमपात होता है, क्योंकि हिमालय में क्या होता है, हिमपात यानी कि ओले गिरने लगते हैं और जिससे ये नदियां वर्षा वाहिनी बनी होती हैं, यानी 12 महीने इसमें पानी मिलता रहता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में, इट मीन्स कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में इस समय अत्यधिक सर्दी का मौसम रहता है और ऐसे में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3% तक प्राप्त होती है, क्योंकि लगभग 90% प्लस जो है कि आपको किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो भारत के आंकड़ों के अनुसार कहा जा रहा है कि भारत में लगभग 1236 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी, जिसमें 27.8 मिलीमीटर शीतकाल में, 155.8 मिलीमीटर पूर्व मानसून और 874 मिलीमीटर दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। और दूसरा इसका फैक्टर होता है सर्दियों में बारिश होने की, वो होती है आपकी उत्तर पूर्वी मानसून। जब मानसून का निवर्तन होता है तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा होती है और उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेता है और कुछ इस तरीके से वो क्या करता है, बारिश कराता है। कुछ इस तरीके से ऐसे करके इस रीजन में बारिश कराता हुआ आता है। तो यही आपका जाड़े में दो तरीके की वर्षा होती है, एक उत्तर पूर्वी मानसून और एक पश्चिमी विक्षोभ। तो अब हम बात करेंगे इसके एमसीक्यूज पर। क्या कहता है एमसीक्यू? भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। ये बाह्य उष्ण कटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है, या यूं कहते हैं कि रबी की फसल में, जिसमें चना आपका आएगा, सरसों आएगा, गेहूं आएगा, मक्का आएगा, मावठ की वर्षा जो होती है, कपास होगा, इन सभी के लिए बेनिफिट होती है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तो पंजाब और तमिलनाडु, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। पंजाब में वर्षा हो जाएगी पश्चिमी विक्षोभ से, तमिलनाडु में वर्षा होगी उत्तर पूर्वी मानसून से, जो लौटता हुआ मानसून होता है उसके माध्यम से। अगला प्रश्न है,
तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, तो देखिए उसमें होता है उत्तर पूर्वी मानसून, सबसे पहले प्रायोरिटीज आपको देनी होगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से ओनली 3% होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा लगभग 7% से लेकर 10% तक इससे बारिश आपको देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो जाते हैं, यह बात भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, क्योंकि उत्तरी मैदान में जो बारिश होती है वो होती है पश्चिम विक्षोभ से, और उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है वो दक्षिण भारत में होती है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा कि एक दूसरे की व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जाड़े में यानी विंटर के मौसम में बारिश होती है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से आप देखो कि कोरोमंडल तट पे होती है, जहां पे आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, जहां पर वर्षा आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु तापमान निम्न होता है। तो क्या सही बात है ये, वायु ताप निम्न होता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वायु का टेम्परेचर लो हो जाता है सर्दियों। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा हो जाती है, हाई प्रेशर वाली। दोनों ही बातें सही है। सॉरी, उत्तर भारत में, अच्छा उत्तर भारत में नहीं बनेगा दोस्तों, उत्तर भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो भाई शीतकाल में वर्षा कहाँ पे होगी? एक तो हो जाएगी आपके उत्तर पश्चिम में, क्योंकि अब यहाँ पे पूछ रहा हूँ शीतकाल में, तो ये जो वर्षा होती है वो तो होती है पश्चिम विक्षोभ से। वहीं आप देखोगे दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी तो वर्षा होती है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे होने चाहिए। अगला प्रश्न है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 का, उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः किधर की ओर कम होगी? अगर वो वेस्ट से एंट्री कर रही है तो यहाँ पे तो वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे वो ईस्ट की ओर जा रही होती है तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको कि पश्चिमी विक्षोभ, तो यहाँ आप देखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्सों में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं, और भारत के उत्तरी पश्चिम मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर, देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होगी? कम होती चली जाएगी, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा के विपरीत है। जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून में क्या होता है? पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि पश्चिम बंगाल में ज्यादा होती है, फिर उससे कम कलकत्ता में, फिर उससे कम बिहार में, फिर उससे कम यूपी में, फिर उससे कम दिल्ली में होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा चल रहा होता है। अगला प्रश्न है 2021 का लेटेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहां आप देखोगे रिट्रीट मानसून नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पश्चिमी विक्षोभ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है, प्राकृतिक आपदाएं। तो ये आपका अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब आप लोग स्टडी करिए मेरे साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी की, और साथ ही साथ आप लोग स्टडी करिए बायोलॉजी की। अब इनकी क्लासेस कंटिन्यू करूंगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को मैप एटलस कराने वाला हूं, जो आपके आरओ में वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सीधे टैकल करने में आसान बनाएगा, और इसमें हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।